सभी साथियों को मेरा नमन। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने आज बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा प्रकरण भारत के सभी राष्ट्रीय जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में आज आपसे हम चर्चा करेंगे। जैसे राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, ये सभी तमाम चीज़ों के बारे में आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। जिसमें आपको सिर्फ हम राष्ट्रीय फल क्या है, आम, सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे, इसके बारे में जो आम है, आम के गुण क्या हैं, आम के जो है वैज्ञानिक नाम क्या हैं, इन सब चीज़ों को आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और पहला फैक्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसमें है आपके सामने भारत के राष्ट्रीय फल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय फल आम है, लेकिन अब आम के बारे में हम आपको कुछ स्पेशल फैक्ट देंगे और आपको बताएंगे कि इसमें आपकी कौन सी विटामिन है, इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। इन सभी चीज़ों को हम आज आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो को बनाने का मुख्य लक्ष्य हमारा यही है, ताकि आप इसके बारे में विस्तृत जानें। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। पहला आपके सामने है भारत के राष्ट्रीय फल। तो इसके बारे में देखिए, कुछ अहम फैक्ट आपके सामने हैं। यह एक गूदेदार फल के रूप में जाना जाता है, जिसे पकाकर खाया जाता है या कच्चा होने पर इसे अचार या आदि में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आपका एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैग्नीफेरा इंडिका। क्लियर? यह मैग्नीफेरा इंडिका का फल अर्थात क्या है, एक आम है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना। इसका रसदार फल विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी का एक समृद्ध स्रोत है। अब देखिए, आपके सामने हमने एक प्रश्न आपके सामने उपलब्ध किया, जिसमें आपका था कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। और इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो आम में आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी का एक जो है समृद्ध निचोड़ जो है आम के फल में पाया जाता है। जानकारी क्लियर हो गई ना। इसी नाते हम आज आपको इन जितने भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं आज को आपको हम विस्तृत चीज़ इनको बताएंगे। तो ध्यान से और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और बहुत ही शानदार क्लास आज आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, मुग़ल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा में जो है आपका 1 लाख से अधिक आम के पौधे रोपे थे, जिसे अब लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। 1 लाख वृक्ष जो है बिहार के दरभंगा जिले में मुग़ल सम्राट अकबर ने जो है आम के पौधे लगाए थे, जिसे अब वर्तमान समय में लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। अब ये फैक्ट आपने कहीं नहीं सुना होगा, और आज हम आपके सामने इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं आम के बारे में। आपने अब तक जो है सिर्फ ये पढ़ा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो सीधा आप एक शब्द में जवाब दे देते थे आम। लेकिन आज हमने आपसे विटामिन के बारे में चर्चा की, और ये कितने पौधे लगाए गए थे। मुग़ल सम्राट अकबर ने 1 लाख पौधे लगाए थे। हमने इसका वैज्ञानिक नाम आपसे चर्चा किया। तो क्या आप जो है ये सब चीज़ें जाने नहीं जानते थे ना, लेकिन आज हम आपके सामने रख रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए आगे का फैक्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय ध्वज, भारत की राष्ट्रीय ध्वज। अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसका क्या अहम तथ्य है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र
होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें। आगे है आपका, इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है। इसका व्यास जो है सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है। क्लियर हो गई बात ना। और आगे है, इसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज श्री पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अब देखिए यहाँ पर आपके दो दो प्रश्न यहाँ पर भी क्लियर हो रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने किया था। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अब आपके सामने अब एक शब्द आपको जवाब नहीं देना होगा, अब इन सब चीज़ों को भी आपको जानना होगा। तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि पिंगली वेंकैया ने क्या किया? डिज़ाइन किया और 22 जुलाई 1947 को जो है इसे अपनाया गया था। तो ये सब चीज़ें आज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो क्या आप जानते थे सब चीज़ों को? नहीं मालूम था आपको, लेकिन अब आप सिर्फ एक वन लाइनर के रूप में जानते थे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो वो सिर्फ आप एक जवाब दे देते थे, तिरंगा। लेकिन आज हमने आपसे क्या क्या चीज़ें शेयर की, ये चीज़ें आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है आप खुद समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चलिए देखते हैं। आपको बता दें, आपका है ये तेंदुआ टाइग्रिस धारीदार जानवर है। ये टाइग्रिस शब्द जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस जो है ये आपका ये बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम है। जानकारी क्लियर हो गई ना। चलिए आगे देखते हैं। इसकी मोटी पीली लोम चर्म का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियाँ होती हैं। ज्ञात 8 किस्मों की प्रजाति में शाही बंगाल टाइगर यानी बाघ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है। यानी उत्तर और पूर्वी क्षेत्र जो है आपका जो है इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी भारत के सभी देशों में पाया जाता है। और आपसे हमने चर्चा भी की थी, आपका ये आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक राज्य में, मध्य प्रदेश में आपका ये जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में जो है आपके बाघों के लिए स्पेशल रिजर्व क्षेत्र किया गया है। जानकारी क्लियर हो रही है ना आपकी धीरे धीरे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। अब देखिए आपके सामने एक और प्रश्न निकल के आया ना कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में हुई थी। क्लियर हो गई बात ना। आगे देखते हैं। अब तक इस परियोजना के अधीन 27 बाघ रिजर्व आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिनमें आपका 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। अब देखिए जो बाघ रिजर्व जो परियोजना चलाई गई थी, इनको 27 जगहों पर इनको जो है स्थापित किया गया और जिनमें जो है इनका क्षेत्र कितना है? तो 37,761 यानी 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इनका जो आरक्षित क्षेत्र 27 हैं वो जो है स्थापित हैं। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका भारत के राष्ट्रीय पक्षी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी में आपके सामने इसका जवाब आ गया होगा कि मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। लेकिन अब आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब नहीं देना है, अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसकी क्या क्या अहम तथ्य हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। भारतीय मोर, अब इसका देखिए नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टैटस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, लिख लीजिए आप क्रिस्टैटस, पावो क्रिस्टैटस ये लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना। तो
भारतीय मोर यानी पावोक्रिस्टेटस, जो कि मोर का वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंखें आकृति की पंखों की कलगी, आँख के नीचे सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और यह अति मनमोहक कान से हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। तो ये जो गुच्छा आप देख रहे हैं ना, इसी की बात कर रहा है। क्लियर? हरे रंग का जो है कान से हरे रंग का 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। तो इतनी सब चीज़ें अब हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जानिए कितनी अच्छी बेहतरीन जानकारी आज हम आपको बता रहे हैं। उस तरह आप क्या जानते थे? सिर्फ आप एक लाइन में जवाब दे देते थे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो ये सब चीज़ें आप जो है नॉर्मली बता देते थे, लेकिन आज हमने आपसे क्या क्या चीज़ें शेयर की, ये सब चीज़ें आप नहीं जानते रहे होंगे। यदि जानते रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का फैक्ट आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। चलिए आज इसके बारे में देखते हैं। ये हैं आपके सामने बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो इनके कुछ प्रमुख तथ्यों को हम देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जनगण मन के बराबर है। इसे पहली बार 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इस गीत को मान्यता प्रदान की गई थी। अब आपके सामने दो प्रश्न फिर से तैयार हो गए। जनगण मन के बराबर था, इसे जो है पहली बार 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। तो आपसे पूछेगा कि जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो वंदे मातरम गीत लिखा गया था वो जो है किस भाषा में था? तो पहली बात आप जानिएगा संस्कृत में था। और इसे जो है पहली बार जो है कहाँ पर, किस सत्र में गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में 1986 में गाया गया था। जानकारी क्लियर हो गई ना? और दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि इस गीत को कब मान्यता प्रदान की गई? तो 24 जनवरी 1950 को मान्यता प्रदान की गई थी। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका तथ्य भारत के राष्ट्रीय गान। अब इसको हम देखते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। इसका क्या तथ्य है? भारत का राष्ट्रीय गान अनेक अवसरों पर बजाया जाता है। राष्ट्रीय गान के सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इनमें वे अवसर जिन पर इसे बजाया या गाया जाना चाहिए और इन अवसरों पर उचित गौरव का पालन करने के लिए राष्ट्रगान को सम्मान देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। और स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा जनगणमन के रूप में जनगणमन के नाम से प्रख्यात शब्दों और संगीत की रचना भारत का राष्ट्रगान है। तो ये जो है किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। यानी रविंद्रनाथ ठाकुर नाम ले, रविंद्रनाथ टैगोर भी लिखा रहे तो उससे परेशान ना होइएगा। तो जानकारी क्लियर हो गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे का तथ्य आपके सामने है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है, आप बता देते हैं, गंगा है। लेकिन आज गंगा नदी के बारे में कुछ और अहम तथ्य हम जान लें। देखते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 के समथिंग जो है इसकी लंबाई है। क्लियर? 2525 यानी आपका उत्तराखंड से लेकर आपका
वहाँ पर बंगाल की खाड़ी तक जो है इसकी लंबाई जो है आपकी कितनी है, तो 2525 के समथिंग मानी गई है। तो चलिए तथ्यों को देख लेते हैं हम। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो पर्वतों, घाटियों, मैदानों में से होके 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पर हमने आपसे 2525 के बारे में चर्चा की, यहाँ पे 2510 लिखा है, तो 2525 आप लिख लीजिएगा। क्लियर, 2525 किलोमीटर, जबकि इसमें जो है आपका 15 किलोमीटर और घटा ही दिए हैं। तो जानकारी क्लियर हो गई ना, इसको 2525 लिख लीजिएगा। और आगे है, यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। इसमें आगे चलकर अन्य नदियां भी जुड़ती हैं, जैसे आपका अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा। अलकनंदा तो आपका उत्तराखंड में ही जुड़ जाती है, यमुना तो आप जानते हैं प्रयागराज में है, सोन नदी जो है आपका आपकी उत्तर प्रदेश में ही है, गोमती नदी जो कि आपका गाज़ीपुर में मिलती है उत्तर प्रदेश में ही, कोसी नदी जो कि आपका बिहार में मिलती है, घाघरा भी जो कि आपका बिहार के छपरा ज़िले में जाके गंगा जी से इसका सम्मिलन हुआ है। सब जानकारी क्लियर हो गई ना। आगे है, गंगा नदी का बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका ये बेसिन विश्व के जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र में माना गया, वो क्षेत्र आपका क्या है, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र। जानकारी स्पष्ट हुई ना भैया। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, यह लगभग जो है आपका यह जो है लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हिस्सा है। समझ गए ना। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है गंगा जी की बहुत ही निर्मल स्वच्छ धारा हर की पौड़ी यानी हरिद्वार की है। हरिद्वार यदि आप गए होंगे तो ये हर की पौड़ी का दृश्य है, जहाँ पर आपका कुंभ मेला लगता है। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, कि कुंभ मेला का दृश्य जो है आपको देखने को मिलेगा हरिद्वार में। हर की पौड़ी नाम का ये एक स्थान है, जहाँ पर भीमगोड़ा नामक एक बांध बनाया गया है, और भीमगोड़ा बांध से जो है ये क्षेत्र जो है उत्तराखंड हरिद्वार में पड़ता है। समझ रहे हैं ना। जहाँ पे लोग स्नान करते हैं वो क्षेत्र है हर की पौड़ी, और भीमगोड़ा बांध को बांध बनाकर जो है ये क्षेत्र हर की पौड़ी में, ये देखिए जो जल दिख रहा है ना, ये हर की पौड़ी का क्षेत्र है। और बांध के माध्यम से जो है आपका सिंचाई के काम में गंगा नदी का जल इस्तेमाल किया जाना शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका भारत की राष्ट्रीय पेड़। तो इसके बारे में हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है। तो चलिए देखते हैं, इसके तथ्यों को देखते हैं। भारतीय बरगद का पेड़ फाइकस बैगलालेसिस, समझ रहे हैं ना। चलिए, भारत का यह जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, तो फाइकस बैगलालेसिस, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती है, जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। इसकी विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है। जैसा कि आप सब लोग देखते होंगे अपने आसपास के क्षेत्रों में, आपके गांव में, यदि गांव में आप संबंध रखते होंगे गांव से, तो देखते होंगे कि बरगद का वृक्ष आपके जन्म से पहले है और आपकी मृत्यु तक रहेगा। इसलिए इस पेड़ को क्या कहा गया, अनश्वर कहा गया, जिसका नाश जल्दी ना हो। और आगे है, यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव का माना जाता है, और गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में बैठक करती है। तो ये
वृक्ष आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा वृक्ष है जिसका पौधारोपण किया गया है, आपके सामने है, बरगद का वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपके सामने भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में हम देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। समझ रहे हैं ना? इस सम्मान की स्थापना 1954 में 2 जनवरी को किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे है आपके सामने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके द्वारा यह जो पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया था। यानी यह जो है मरने के बाद भी जो है ये चीज़ जो है देने का जो व्यवस्था जो है किया गया 1955 में, इसके पहले नहीं था। जो कि 52 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो है मरणोपरांत स्वरूप जो है इस रत्न को भी दिया जा सकता है। तो समझ गए ना आप? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि डॉल्फिन है। तो चलिए देखते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का जो कि फैसला लिया गया। तो ये सब चीज़ें आप इन सब तथ्यों को नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन आज हम आपके सामने सारा इसका जो है चिट्ठा हम आपके सामने खोल कर रख रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने भारत का राष्ट्रीय जो है मिठाई कौन सी है? तो वो है आपका जलेबी है। तो चलिए इसको हम भी देखते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर जलेबी का परिदृश्य है। पानी आ गया होगा मुंह में आपके। चलिए देखते हैं जलेबी के बारे में। जलेबी उत्तर भारत, पाकिस्तान व मध्य पूर्व एक लोकप्रिय व्यंजन है। इस मिठाई की धूम भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू होकर पश्चिमी देश स्पेन तक जाती है। इस बीच भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ तमाम अरब मुल्कों में यह खूब जानी पहचानी है। समझ रहे हैं ना? और आगे हैं आम तौर पर जलेबी सादी ही बनाई व पसंद की जाती है, पर पनीर या खोया जलेबी को भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई मानी गई। समझ रहे हैं ना? तो ये जलेबी कल आप मॉर्निंग में खाइएगा दही के साथ, बहुत ही चटपटा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने भारत के राष्ट्रीय पुष्प। अब इसका जो प्रमुख तथ्य है इसको हम देखते हैं। कमल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन या गार्टन भी है। नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, तो ये जो है वैज्ञानिक नाम है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा। भारत
पेड़ पौधों से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया। उनमें भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पतियाँ प्रजातियों का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही सुनहरा पुष्प कमल है। तो आपका ये जो है राष्ट्रीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया। समझ रहे हैं ना। चलिए तो आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने आपसे जितनी भी राष्ट्रीय चीज़ें भारत की प्रमुख रूप से मानी गई थी उनको आज हमने आपसे एक वीडियो में चर्चा की और उनके प्रमुख तथ्यों के बारे में आज हमने आपसे उसकी जानकारियों को आपके समक्ष रखा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है यहाँ से कुछ न कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा और इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी अगले प्रकरण में धमाकेदार वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या।